वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। तो आज हम शैक्षिक तकनीकी का अर्थ समझेंगे और इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। तो शिक्षा का मतलब ही होता है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मतलब है कि ज्ञान अर्जन करना या विद्या की प्राप्ति के माध्यमों से संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। साथ ही अगर हम लैटिन भाषा के शब्द से देखें तो इसकी उत्पत्ति एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम का इंग्लिश, जिसका अर्थ अंग्रेजी में एजुकेशन होता है। तो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसका इंग्लिश में अर्थ जो देखें शब्द हम तो एजुकेशन होता है। वहीं अगर हम इसका अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है एजुकेशन का शिक्षण की कला। तो यानी कि आप टीचिंग में कितना निपुण हैं, आपकी टीचिंग स्किल क्या है, ये है शिक्षा। वहीं अगर हम समझना चाहें तो यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना शिक्षा है। वहीं मस्तिष्क और चरित्र का विकास करना शिक्षा है, और साथ ही साथ किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही जो है शिक्षा होती है। शिक्षा बालकों को नए नए अनुभव प्रदान करती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सके तथा योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को किसी विशेष क्षेत्र की ओर अपना योगदान दे सके। तो शिक्षा जो है बालकों में अनेक तरह के नए अनुभव को विकसित करती है और साथ ही ऐसे वातावरण में समायोजित करती है बच्चों को, ताकि वह अपने शक्तियों के साथ, अपनी योग्यताओं के साथ पूर्ण रूप से विकसित हो सकें और अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। आप समझ लेते हैं कि तकनीक क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। तो तकनीक को इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी तरह का वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हैं तो उसको जो है तकनीकी कहा जाता है। इसी के विषय में प्रोफेसर गालब्रेथ ने कहा है कि तकनीकी की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहली विशेषता है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। तो तकनीकी में सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है, साइंटिफिक वे में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है नॉलेज को। और फिर दूसरी इसमें विशेषता आ जाती है फॉर्मिंग द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ एनी सच टास्क इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। तो हम इसमें डिवीज़न करते हैं, सब डिवीज़न करते हैं टास्क का और इसके कंपोनेंट्स का। वहीं पर अगर जकोटा ब्लूमर की डेफिनेशन देखी जाए तो इन्होंने 1973 में तकनीकी के बारे में कहा है कि टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स। मतलब कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी और तकनीकी विज्ञान है। अब हम समझते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी जो है विभिन्न विद्वानों ने इसके लिए कई सारी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस तरह से हैं। इसमें जयकोटा ब्लूमर की परिभाषा है। इन्होंने 1973 में एक डेफिनेशन दी थी और जिसमें इन्होंने बताया, जयकोटा ब्लूमर ने, कि शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। तो शैक्षिक तकनीकी एक तरह से
व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का विनियोग होता है। फिर इसी में रिचमंड ने एक परिभाषा दी थी। तो रिचमंड ने बताया कि शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। तो शैक्षिक तकनीकी एक तरह से शिक्षण और प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन के लिए सीखने के लिए एक उत्तम साधन देती है। वहीं पर रॉबर्ट ए कॉक्स ने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने 1970 में एक डेफिनेशन दी थी जिसमें इन्होंने बताया कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। तो मानव की जब सीखने की परिस्थितियां होती हैं उसमें अगर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होने लगता है तो उसी को हम शैक्षिक तकनीकी का नाम देते हैं। अब शैक्षिक तकनीकी की कुछ मान्यताएं हैं तो उनको देख लेते हैं। इन मान्यताओं में सम्मिलित है कि प्रत्येक मानव मशीन की भांति कार्य करता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में भी मानव व्यवहार के परिमार्जन तरह परिष्करण हेतु इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि मानव व्यवहार का परिमार्जन होना चाहिए, इसका परिष्करण किया जाना चाहिए वैज्ञानिक सिद्धांतों की सफलता के लिए। फिर इसी में है कि शिक्षण कला विज्ञान दोनों ही है। तो शिक्षण एक तरह से कला भी है और विज्ञान भी है। तो शिक्षण का विश्लेषण किया जाना चाहिए और शिक्षण को इसके छोटे छोटे तथ्यों और अवयवों में विभाजित किया जाना चाहिए। फिर बाद में इन तत्वों और अवयवों का भी गहन प्रशिक्षण और निरीक्षण और अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरह से शैक्षिक तकनीक जो है वो वैज्ञानिक उपागमों पर एक तरह से आधारित होती है। तो शैक्षिक तकनीकी साइंटिफिक अप्रोचेस पे बेस होती है। शैक्षिक तकनीकी के उपयोग को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक होते हैं। तो इनमें आर्थिक कारक, शैक्षिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और राजनैतिक कारक। तो ये सारे ही कारक जो है शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करते हैं। तो राजनैतिक कारकों में आता है कि किसी भी राष्ट्र के शैक्षिक तकनीकी का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से एक है राजनैतिक कारक। राजनैतिक कारकों से तात्पर्य होता है कि जो राष्ट्र की राजनैतिक परिस्थितियों, राजनैतिक नीतियों, वैज्ञानिक अन्वेषणों और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। तो देश में जो भी सरकार है उसकी जो भी नीति है उसी तरह से वहाँ शैक्षिक तकनीकी के विकास होते हैं और उसी तरह से शैक्षिक तकनीकी के विकास के लिए वहाँ पे क्षेत्र दिए जाते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं कुछ जो शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत शिक्षकों, छात्रों और शिक्षालयों की रुचि, स्तर, प्रवृत्ति आदि समावेशन होता है। तो इसमें जो है कौन सा छात्र है, कौन से शिक्षक हैं, कौन सा शिक्षालय है, तो ये सब सम्मिलित होते हैं। या वहीं पर आ जाता है शैक्षिक कारक। तो शैक्षिक कारक वे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ ही काफ़ी प्रभावशील सिद्ध होते हैं। तो शैक्षिक कारक मनोवैज्ञानिक कारक के साथ ही सिद्ध होते हैं और शैक्षिक कारकों में शिक्षकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण का मुख्य कारक होता है। साथ ही इसमें आ जाते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब होता है धन। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या है उस हिसाब से वहाँ पर शैक्षिक तकनीकी का विकास होता है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो इसके बारे में डेरेक रॉन्ट्रा ने बताया है कि इसके लिए शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र हैं अधिगम के लक्ष्य तथा उद्देश्य चिन्हित करना और अधिगम वातावरण का नियोजन करना, विषय वस्तु की खोज करना, उसको संरक्षित करना और उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचनाओं तथा अधिगम संचार का चयन करना, अधिगम की व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना और भविष्य में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के आधार पर वांछित सूझबूझ का प्राप्त करना। तो शैक्षिक तकनीकी के अगर हम क्षेत्र देखें तो इसमें
शैक्षिक तकनीकी के साथ साथ सामान्य शैक्षिक प्रशासन आ जाता है और शैक्षिक तकनीकी के साथ साथ ही शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं आ जाती हैं और शैक्षिक तकनीकी के साथ साथ ही शैक्षिक प्रशिक्षण आ जाते हैं। अब शैक्षिक तकनीकी के अगर हम क्षेत्र देखें तो इसमें कुछ इस तरह से क्षेत्र होते हैं। शैक्षिक तकनीकी व्यवहार परिष्करण से संबंधित होती है, शैक्षिक तकनीकी क्रियात्मक अनुदेशन से संबंधित होती है, सोच से संबंधित होती है। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र सूक्ष्म शिक्षण होता है, शिक्षण मॉड्यूल्स होते हैं और मिनी टीचिंग भी शैक्षिक तकनीकी का ही क्षेत्र होता है तथा इसके क्षेत्रों में सम्मिलित है शिक्षण मशीन, अंतःक्रिया विश्लेषण, पाठ्य योजनाएं, तो किस तरह से लेसन प्लानिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षण इसी में आता है, संरचनाकृत संप्रेषण इसी में आता है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था इसी में आती है और शिक्षण सिद्धांत और प्रतिमातें हैं, शिक्षण व्यूह रचनाएं इसी में आती हैं और इसके क्षेत्र में सम्मिलित है अधिगम सिद्धांत, नवीन धारणाएं तथा प्रयोग तथा प्रणाली उपागम, अभिक्रमिक अध्ययन और दृश्य श्रव्य सामग्री, पृष्ठपोषण सिद्धांत और पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन तथा शिक्षा की व्यवस्था और प्रक्रिया संस्थान। तो इस तरह से शैक्षिक तकनीकी के इतने सारे क्षेत्र होते हैं। अब आ जाते हैं शैक्षिक तकनीकी के उपागम में। तो उपागम इसके देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं शैक्षिक तकनीकी के। इसमें लुम्सडेन ने बताया है कि शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख उपागम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कठोर शिल्प उपागम, जिसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है कोमल शिल्प उपागम, जिसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है और लास्ट में आ जाता है प्रणाली विश्लेषण, जिसको शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। तो एक एक करके सबको समझेंगे सारे उपागम को। इसमें सबसे पहला है कठोर शिल्प उपागम, जिसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। इसको हार्डवेयर अप्रोच भी कहा जाता है। तो कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री का विशेष जोर दिया जाता है। इसमें टीचिंग एड्स जो है कंपलसरी होते हैं। ये उपागम जो है वो भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों व्यवहारों पर आधारित होता है। तो कठोर शिल्प उपागम एक तरह से भौतिक विज्ञान पर और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और व्यवहारों पर आधारित होता है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीक के द्वारा हुआ है और अधिकतर लोगों का विश्वास है कि मशीन की तकनीक से ही शैक्षिक तकनीकी जुड़ी हुई है। तो कठोर शिल्प उपागम का जो आविष्कार हुआ है, जो विकास हुआ है, वो भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीकी से हुआ है और लोगों का ये मानना भी है कि मशीन तकनीकी के द्वारा ही शैक्षिक तकनीकी जुड़ी हुई है। अब आ जाते हैं कोमल शिल्प उपागम पर। तो कोमल शिल्प उपागम को सॉफ्टवेयर अप्रोच कहा जाता है और इसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का नाम भी दिया गया है। तो कोमल शिल्प उपागम जो होता है वो शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग ना करके इसमें जो है शिक्षण और अधिगम की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो कठोर शिल्प उपागम में मशीनों का उपयोग किया गया, जबकि कोमल शिल्प उपागम जो होता है उसमें शिक्षण एवं अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके और इस उपागम वाली तकनीकों को अनुदेशन तकनीकी यानी कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी और व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। और इसमें मशीनों का उपयोग केवल पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुतिकरण के लिए ज़्यादा किया जाता है ताकि इफ़ेक्टिवली कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाया जा सके। इसके बारे में स्किनर आदि ने इस उपागम वाली तकनीकी को व्यवहार तकनीकी पर आधारित माना है। तो यह जो तकनीकी है कोमल शिल्प उपागम वो एक तरह से व्यवहार तकनीकी पर ही आधारित होती है। अब आ जाते हैं कठोर एवं मृदुल उपागमों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच देखते हैं। इसमें
कठोर उपागम का वर्गीकरण अगर हम देखें तो वो जो है 3 भागों में किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं श्रव्य उपागम, जिसमें सिर्फ सुनने के लिए टीचिंग एड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ट्रांजिस्टर और शिक्षण मशीन। वहीं पे अगर दूसरे कैटेगराइजेशन की बात करें तो कठोर उपागम में दूसरा पार्ट आ जाता है दृश्य उपागम का। दृश्य उपागम का मतलब है इसमें प्रोजेक्टर आ जाएंगे, फिल्म स्ट्रिप आ जाएगी, स्लाइड्स आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएंगे। तो जो चीज़ें देखने से रिलेटेड हों वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर दृश्य श्रव्य उपागम आते हैं, मतलब जिनको हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें फिल्म आ जाएंगी, दूरदर्शन टीवी आ जाएगा और वीडियो टेप्स आ जाएंगे। अब कोमल उपागम की बात करेंगे तो कोमल उपागम इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला इसमें है ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स में चार्ट, ग्राफ, मानचित्र और पोस्टर पुस्तकें आ जाएंगी। दूसरा होगा प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब है कि चौक, फ्लैश कार्ड और बुलेटिन बोर्ड्स, आरेख, चित्र, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर आ जाएगा त्रिआयामी, तो इसमें जो है प्रतिमान मॉडल्स आ जाएंगे, वास्तविक पदार्थ आ जाएंगे, जैसे कोई आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो वो सब कोमल उपागम के त्रिआयामी क्षेत्र में आ जाएंगे। अब तीसरा कैटेगराइजेशन जो था प्रणाली विश्लेषण का, सिस्टम एनालिसिस का, तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। ये शैक्षिक तकनीकी का तृतीय पार्ट है। इसमें जो है प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है और इसका विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। इसमें प्रशासन, प्रबंधन और व्यापार सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रणाली विश्लेषण में प्रशासन से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, व्यापार से संबंधित और सेना से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, इन सारे समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं और इसीलिए इस पर जो है इस उपागम को प्रबंधन तकनीकी उपागम भी कहा जाता है। तो इसको मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि यह हर एक प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को निर्णय लेती है। तो आज का हमारा टॉपिक शैक्षिक तकनीकी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।